हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था कारों का और इस टॉपिक में हमने फर्स्ट लेक्चर में एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारों को कवर अप किया, उसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया, गाइडेंस नोट के पॉइंट्स को पढ़ा और उसके क्वेश्चंस की भी हमने प्रैक्टिस की थी। नाउ अब इसके बाद हम इसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को कवर अप करेंगे। कारों के अंदर जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो कारों के पैरा नंबर 3 के अंदर दी गई हैं। पैरा 3 के अंदर इन टोटलिटी टोटल 21 क्लॉजेज हैं जो डिफरेंट आइटम्स के ऊपर ऑडिटर से एक्सपेक्ट करते हैं रिपोर्टिंग को। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, जो पहले फिक्स असेट्स के नाम से होता था, और दूसरा है इन्वेंट्री का, फिर लोन एंड एडवांस, देन कंप्लायंस ऑफ वेरियस सेक्शंस एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं एक एक क्लॉज के साथ। पहले बात करते हैं पैरा 3 क्लॉज नंबर 1 की। अर्लियर पैरा 3 क्लॉज 1 फिक्स असेट्स पर था, जिसके अंदर 3 पॉइंट्स को कवर अप किया गया था। पहला पॉइंट होता था एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड का, दूसरा फिजिकल वेरिफिकेशन का और तीसरा टाइटल डीड्स का। अब इसके अंदर इन टोटल 5 पॉइंट हैं, 2 नए पॉइंट और इसमें ऐड किए गए हैं। नंबर 1 तो इसका नाम चेंज कर दिया गया, फिक्स्ड असेट्स की जगह पर जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पैरा 3 क्लॉज नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, सेकेंड पॉइंट फिजिकल वेरिफिकेशन, थर्ड पॉइंट टाइटल डीड, फोर्थ पॉइंट रिवैल्यूएशन एंड फिफ्थ पॉइंट प्रोसीडिंग्स फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टीज। पहले पॉइंट के अंदर हमारी डिस्कशन एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स पर है। क्या कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन कर रही है इंक्लूडिंग देयर इन the quantitative details and the location of property, plant and equipment? Whether the company is maintaining proper records showing full particulars, including दो चीजों पर मेन फोकस है, क्वांटिटेटिव डिटेल नंबर ऑफ असेट्स एंड सिचुएशन मींस लोकेशन वेयर द असेट्स आर बीइंग लोकेटेड। तो क्या कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया है? वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ इनटेंजिबल असेट्स। ये पॉइंट कारो 2016 में नहीं था, ये नया पॉइंट ऐड किया है इनटेंजिबल असेट्स को लेकर। अर्लियर द वर्ड यूज्ड वाज फिक्स्ड असेट रजिस्टर, फिक्स्ड असेट, नाउ द वर्ड यूज्ड इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके रेफरेंस में ऑडिटर में आस्क फॉर फिक्स्ड असेट रजिस्टर फ्रॉम द क्लाइंट। इसको फिक्स्ड असेट रजिस्टर बोलिए या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रजिस्टर बोलिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो पैरा 3 क्लॉज 1 में कवर हुआ, क्या कंपनी ने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं? अब वर्ड यूज किया है यहां पर प्रॉपर रिकॉर्ड्स। अब एज सच ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा व्हाट मेंट बाय द टर्म प्रॉपर। तो गाइडेंस नोट ऑन कारो 2020 इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देता है और कहता है कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स एज सच इज नॉट बीइंग डिफाइंड बाय द ऑर्डर एंड हेंस इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर को प्रोफेशनली जज करना है कि कौन से रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे प्रॉपर रिकॉर्ड्स को। द ऑर्डर डज नॉट डिफाइन एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रॉपर रिकॉर्ड्स, देयरफॉर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रॉपर रिकॉर्ड इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट बाय द ऑडिटर आफ्टर कंसीडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस। तो एक तो पॉइंट हो गया हमारा एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स पर। पहले ये वाला पॉइंट हुआ करता था, ये वाला पॉइंट नया ऐड किया है। दूसरा पॉइंट फिजिकल वेरिफिकेशन का जो कारो 2016 में था, सेम यहां पर भी है, ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ फिक्स असेट वर्ड को रिप्लेस किया गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्ड के साथ।
whether the property, plant and equipment have been physically verified by the management at reasonable interval. At reasonable interval. और क्या फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान कोई डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई? पहले भी यही पॉइंट था. Whether any material discrepancy were noticed during such verification. यदि हां, whether it has been dealt properly in the books of account. Same point है जो कारो 2016 में होते थे. Whether the same have been properly dealt within the books of account. तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की. अब क्वेश्चन यहां पर आ गया कि जो ये वर्ड यूज किया गया है रीजनेबल इंटरवल, इसका मतलब क्या है? once in every month, once in quarter, once in 6 months, once in a year, once in a 3 year, once in 2 year. Again order is silent. गाइडेंस नोट इसके ऊपर फिर क्लैरिफिकेशन देता है कि वो कहता है कि एनुअल वेरिफिकेशन जस्टिफाइड होती है. However, depending upon the number of assets, location of assets and other parameter, there might be a case कि मैनेजमेंट एवरी ईयर इन असेट्स को फिजिकली वेरीफाई नहीं करवा पा रही हो. इन दैट केस यदि वंस इन एवरी 3 इयर्स भी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, देन हम उसको एक रीजनेबल पीरियड, रीजनेबल इंटरवल मान सकते हैं कि एज्यूमिंग एक रीजनेबल इंटरवल माना जा सकता है, बट विद ए कंडीशन. और वो कंडीशन क्या है कि 3 साल में एक बार सारे असेट्स की वेरिफिकेशन जरूर हो. और रीजनेबल इंटरवल में फिर ये तरीका भी आ सकता है कि कुछ असेट्स 1 साल हो गए, कुछ असेट्स दूसरे साल हो गए, रिमेनिंग असेट्स तीसरे साल हो गए. इन दैट मैनर भी फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जा सकता है. सो ये पॉइंट बिल्कुल सेम है जो पहले कारो 2016 के अंदर होता था. बट कॉन्स्टिट्यूट्स रीजनेबल इंटरवल, it depends upon the circumstances of each case. For this purpose, the various factors that the auditor needs to consider is number of assets, nature of the assets, relative value of the assets, difficulty faced in the verification, situation and the geographical spread of the location of the assets, etc. तो मैनेजमेंट इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइम पीरियड सिलेक्ट करेगी. ऑडिटर इन्हीं फैक्टर्स को ध्यान में रखकर डिसीजन लेगा, जजमेंट लेगा क्या मैनेजमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोग्राम, प्रोसीजर रीजनेबल है या नहीं है. द मैनेजमेंट में डिसाइड about the periodicity of the physical verification of the fixed assets considering the above factors, while an annual verification may be reasonable. Annual verification, however, it may be impractical to carry out the same in some cases. तो ऐसे केसेस में verification program should be designed in such a manner that all assets verified at least once in every 3 years. So, if the verification of all assets is not made during the year, तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में इस फैक्ट को स्टेट करना चाहिए, बताना चाहिए. और यदि वो सेटिस्फाइड है रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिफिकेशन, तो इसका भी एक सुटेबल कमेंट अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दे. से फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट 2 साल में वेरिफिकेशन कर रही है, एनुअल वेरिफिकेशन नहीं हो रही, बट कंसीडरिंग द वेरियस फैक्टर ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन कि हाँ ये एक रीजनेबल इंटरवल है बेस्ड अपॉन द लोकेशन ऑफ असेट्स, वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड अदर पैरामीटर. तो ठीक है, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में इसका एक सुटेबल कमेंट देगा दैट verification of the property, plant and equipment is carried out once in every 2 years and considering the location of the assets, value of the assets and other factors, this verification program seems to be a reasonable one. तो ऑडिटर को अपने सुटेबल कमेंट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर देने पड़ेंगे. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है टाइटल डीड का. यह भी पहले भी था, अब भी है. क्या कंपनी की प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की टाइटल डीड्स वेदर दे आर इन द नेम ऑफ द कंपनी और नॉट,
जो लैंड है, बिल्डिंग है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, उसमें टाइटल डीड्स होती हैं जिनको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कराया जाता है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है सेल डीड, कन्वेयंस डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी एटसेट्रा। तो क्या ये जो प्रॉपर्टीज है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, क्या ये कंपनी के नाम पर है या नहीं? और यदि ये कंपनी के नाम पर नहीं है देन उसके डिटेल आपको देनी पड़ेगी कि ये किसके नाम पर है, कितने पीरियड से है, क्यों कंपनी के नाम पर नहीं है। वेदर द टाइटल डीड्स ऑफ ऑल द immovable properties other than the properties where the company is the lessee and lease agreements are duly executed in favor of the lessee, लीज एग्रीमेंट्स को छोड़कर, disclosed in the financial statement means immovable property that are being disclosed in the financial statement, they are held in the name of company. यदि हां इट्स ओके, इफ नॉट प्रोवाइड द डिटेल। ये नहीं है, नया पॉइंट ऐड हुआ है। पहले जो इसकी डिटेल थी कि टाइटल डीड यदि कंपनी के नाम पर नहीं है देन डिटेल मांगी गई थी, डिटेल का कोई फॉर्मेट नहीं था, फिर वो फॉर्मेट गाइडेंस नोट ने दे रखा था, बट अब ऑर्डर के अंदर ही इसका फॉर्मेट आ गया। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, किसके नाम पर है, क्या ये पर्सन कंपनी का प्रमोटर, डायरेक्टर या उनका रिलेटिव या कोई एम्प्लॉय है, कितने पीरियड से ये प्रॉपर्टी है, एंड रीजंस व्हाई द प्रॉपर्टी इज नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो ये हमें डिटेल इसकी देनी पड़ेगी, और यदि कोई डिस्प्यूटेड टाइटल है तो भी आपको इसका रीजन देना पड़ेगा। सो नाउ ये तीसरा पॉइंट जो है सब क्लॉज 3 टाइटल डीड्स के ऊपर है, और किसके रिलेशन में? इमूवेबल प्रॉपर्टीज के रिलेशन में, अदर देन दोज प्रॉपर्टीज विच आर ऑन लीज एंड लीज एग्रीमेंट्स आर ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द लेसी। नाउ अब यहां पर भी वही प्रॉब्लम है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म टाइटल डीड? ये तो कुछ बताया ही नहीं गया। द ऑर्डर इज साइलेंट एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द टाइटल डीड। इन जनरल, title deed means a legal deed or document constituting the evidence of a right, especially to the legal ownership of the immovable properties. Example: registered sale deed, transfer deed, conveyance deed of land and building together that is being purchased, allotted or transferred by any person including any government authority, body, agency, corporation etc. to the company. तो यदि आप इन वर्ड्स को भी याद रखेंगे तो भी मेरा तो काम हो गया। सेल डीड, ट्रांसफर डीड, कन्वेयंस डीड। लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग है, देन the lease agreement duly registered with the appropriate authorities. But आज की डेट में इस पॉइंट की रेलिवेंसी नहीं रह जाएगी। क्यों? यदि लीज एग्रीमेंट्स दे आर ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द लेसी, इन दैट केस फिर उसकी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नाउ अब जरा मैं आपको इसी पॉइंट को इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी दिखाता हूं। इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में इस पॉइंट को कवर अप किया हुआ है। मेन टॉपिक के अंदर तो नहीं दिया, लेकिन लास्ट में उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उस एग्जाम्पल्स में इन्होंने इसको कवर अप किया है। ये रहा, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द टाइटल डीड। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मेनली कॉन्स्टिट्यूट्स द टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी: रजिस्टर्ड सेल डीड, ट्रांसफर डीड, कन्वेयंस डीड एटसेट्रा। In case of leasehold land and building together, the lease agreements duly registered with the appropriate authorities. तो लीज एग्रीमेंट वैसे ही, यदि हम क्लॉज को पढ़ते हैं तो क्लॉज में से तो वैसे ही इसको एक्सक्लूजन में डाला गया है। ये रहा, other than properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favor of the lease. तो अब उसमें क्यों लिखा गया? रीजन ये है कि यदि लीज एग्रीमेंट दे आर नॉट ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द लेसी, फिर तो रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ना, फिर तो रिपोर्टिंग आएगी। नाउ अभी मैंने आपको सिर्फ 3 पॉइंट कराए हैं और मैं आपको स्टडी मटेरियल दिखाना चाह रहा था। स्टडी मटेरियल के अंदर जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं किसी पॉइंट के साथ गाइडेंस नोट नहीं है। जैसे प्रॉपर रिकॉर्ड का क्या मतलब है नहीं बताया गया,
रीजनेबल इंटरवल का क्या मतलब है, नहीं बताया गया। टाइटल डीड्स का क्या मीनिंग है, नहीं बताया गया। जब स्टडी मटेरियल में ये पूरा टॉपिक आगे बढ़ते जाओ 21 क्लॉज पूरे हो जाते हैं। ये हो गए 21 क्लॉज पूरे। तो इन्होंने यहां पर एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल नंबर 18 ये अभी थोड़ी देर में करेंगे पैरा 3 क्लॉज 2 के साथ। एग्जाम्पल नंबर 19 ये पैरा 3 क्लॉज 9 के साथ पढ़ेंगे आगे जाकर। देन ये भी पैरा 3 क्लॉज 9 पर है। व्हाट काइंड ऑफ लोन्स नीड्स टू बी कंसीडर्ड, ये मैंने आपके साथ फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया। ये भी फर्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द टाइटल डीड, तो ये इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और एग्जाम्पल्स कोई क्लॉज वाइज एज सच नहीं दे रखे हैं। तो बेटर तो यही होगा कि आप इन चीजों को मेन बुक में से जो हमने आपको प्रोवाइड की है वहां से कवर करें। बट फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि बच्चों का एक डाउट रहता है कि क्या स्टडी मटेरियल पूरा कवर है या नहीं है, तो उस एंगल से मैं आपको बार बार बीच बीच में स्टडी मटेरियल दिखाता रहूंगा कि स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल्स भी एज सच कवर हैं सारे, और जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूरी तरह से कवर है। 3 पॉइंट तो ये हो गए मेरे। नंबर 1 एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर 2 फिजिकल वेरिफिकेशन एंड नंबर 3 टाइटल डीड। अब 2 पॉइंट इसके अंदर नए आ गए। अब वो 2 पॉइंट क्या है नए, छोटे छोटे से 2 पॉइंट हैं। क्या ड्यूरिंग द ईयर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिवैल्यूएशन करवाया गया है। वेदर द कंपनी हैज रिवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट और इंटेंजिबल असेट्स और बोथ ड्यूरिंग द ईयर। यदि हां, क्या यह रिवैल्यूएशन एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यूएशन पर हुआ है, एक बात। एंड नंबर 2, क्या इस वैल्यूएशन से जो चेंज आया है नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट में, क्या वो 10% या उससे ज्यादा है। यदि हां, देन स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज। इसको बेशक आप अलग पॉइंट बनाना चाहें तो इसको आप एक थर्ड पॉइंट भी बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल असेट्स या दोनों का रिवैल्यूएशन कराया है, एक पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, यदि हां देन क्या वो वैल्यूएशन एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू कराया है। एंड नंबर 3, क्या इस रिवैल्यूएशन के थ्रू जो असेट्स रिवैल्यूड हुए हैं उनकी नेट कैरिंग वैल्यू, जो वर्ड है वो है नेट कैरिंग वैल्यू, इसके अंदर 10% या उससे ज्यादा का चेंज आया। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बन सकता है परसेंटेज का, कि रिपोर्टिंग अंडर कारो इन रिलेशन टू रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज टू बी मेड इन केस द चेंज इन नेट कैरिंग वैल्यू इज ऑप्शन ए बी सी डी 5%, 10%, 20%, 30%। आंसर है 10% और मोर। पॉइंट नंबर 5, प्रोसीडिंग्स फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी। क्या कंपनी के ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, वेदर एनी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग, और इनिशिएट की गई है कोई प्रोसीडिंग्स, वेदर एनी प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड और आर पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 एंड रूल्स मेड देयर अंडर। यदि हां, देन क्या कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसके एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स दिए हैं या नहीं दिए। तो ये जो 2 पॉइंट हैं, एक रिवैल्यूएशन का और प्रोसीडिंग्स फॉर होल्डिंग बेनामी प्रॉपर्टी का, ये 2 पॉइंट नए ऐड किए गए हैं। तो अब एक बार इन्हीं 5 पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पैरा 3 क्लॉज नंबर 1। पैरा 3 क्लॉज 1 किसका है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। कितने पॉइंट्स हैं इसके अंदर आगे, 5। पहला पॉइंट,
एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, क्या कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स that shows full particulars including their in quantitative detail and situation of property plant and equipment maintain किए हैं। नंबर 2, इसी के अंदर क्या कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ इनटेंजिबल असेट्स मेंटेन किए हैं। नंबर 2, फिजिकल verification, whether management has conducted the physical verification of property, plant and equipment at a reasonable interval. If yes, whether any discrepancy is being noticed during such verification. If yes, whether the discrepancy has been appropriately dealt within the books of account. Point number 3, title deeds, whether the title deeds of immovable properties that comprise of land or land and building both are being held in the name of the company. If not, then details is to be provided. Revaluation, whether during the year property, plant and equipment including the intangible assets has been revalued. If yes, whether the valuation is made through the registered valuer, and whether there occur any change in net carrying value of the assets being revalued that comprise of 10% or more. If yes, then give the details. Proceedings for holding any बेनामी प्रॉपर्टी, क्या कंपनी के ऊपर बेनामी प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए बेनामी प्रॉपर्टी प्रोहिबिशन एक्ट, जो बेनामी प्रॉपर्टीज का बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशंस एक्ट है, उसके अंडर कोई इनिशिएशन हुआ है किसी प्रोसीडिंग्स का या प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है? यदि हां, तो क्या उसके फुल डिस्क्लोजर्स कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दिए हैं या नहीं दिए? तो ये पैरा 3 क्लॉज 1 प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं कारों के अंदर। अब जरा इसके क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं जल्दी से, क्वेश्चन बैंक से करेंगे क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड इसने अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस क्लोज कर दिए और सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड असेट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 बेच दिए। However, it intends continue its operation as a trading company. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर 2021 डेट लिए तो आई भी नहीं अब तक। कारों की रिपोर्टिंग पहली बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2021 के लिए अप्लाई होगी, तो मैं इसमें पुराना ईयर 2020 का यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि 2020 का क्वेश्चन है तो उस पर कारो 16 की रिपोर्टिंग आएगी, बट हमारे सिलेबस में अब कारो 2020 है। However, it intends continue its operation as a trading company. इसने अपने मैन्युफैक्चरिंग असेट्स तो सारे बेच दिए। अदर फिक्स्ड असेट्स कंपनी ने एक फिजिकल वेरिफिकेशन किया है 31 मार्च को, और एक मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली है 1 लाख रुपए की, जिसको राइट ऑफ कर दिया गया और सेपरेटली डिस्क्लोज किया गया है इन द P&L अकाउंट। काइंडली इनकॉर्पोरेट the above in your audit report। फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर है पैरा 3 क्लॉज 1 का सेकंड पॉइंट, क्या मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन कराया है एट रीजनेबल इंटरवल प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का? क्या वेरिफिकेशन के दौरान कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई? क्या उसको प्रॉपर्ली डील किया गया है विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? इसके अलावा क्योंकि कंपनी ने अपने सारे के सारे फिक्स असेट्स बेच दिए थे जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड थे, तो SA 570 का रेफरेंस देना भी जरूरी बन जाता है टू इवैल्यूएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इन द प्रेजेंट केस
कंपनी ने अपने सारे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन क्लोज डाउन कर दिए, सारे मैन्युफैक्चरिंग असेट्स भी बेच दिए. हाउएवर इट इंटेंड्स टू कंटिन्यू एज अ ट्रेडिंग कंसर्न. फर्दर, इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर फिक्स्ड असेट्स कंपनी ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, डिस्क्रिपेंसी मिली 1 लाख रुपए की और उसको प्रॉपर्ली राइट ऑफ कर दिया गया. ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में क्या डाल सकता है? ये पैरा डाल सकता है. एज पर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, the enterprise is normally viewed as a going concern, that is, as continuing its operation for the foreseeable future. It is assumed that enterprise has neither the intention nor the necessity of liquidation or curtailing materially the scale of its operation. Although the company has disposed of manufacturing fixed assets, but it is still a going concern in the form of trading company. We report that during the physical verification, a material discrepancy was noticed and properly deal within the books of account. अब देखो, जब आप एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट को पढ़ते वक्त जो पर्टिकुलर टॉपिक चला आ रहा है हमारा फोकस उसी पर रहता है. बट जब हम उस कॉन्सेप्ट के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, उस क्वेश्चन के अंदर हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है. अब देखा जाए तो क्वेश्चन कारों के अंदर हमने पैरा 3 क्लॉज 1 को उठा लिया, बट SA 570 का रेफरेंस साथ में चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का रेफरेंस हमें साथ में चाहिए. तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ करना बहुत जरूरी हो जाता है. एक सेकेंड. ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Under CARO 2020, as a statutory auditor, how would you report NSP Limited की factory building appearing as fixed assets in its financial statement in the name of one of its director who was overlooking the manufacturing activities? Companies kaya immovable property, it is not in the name of the company, rather in the name of the director of the company. पैरा 3 क्लॉज 1 का C पार्ट, तीसरा पार्ट आ जाएगा. क्या टाइटल डीड्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टीज दैट कंप्राइज ऑफ लैंड और लैंड एंड बिल्डिंग बोथ आर बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी? इफ नॉट, डिटेल का फॉर्मेट पैरा 3 क्लॉज 1 पार्ट C इसने खुद दे रखा है, उस फॉर्मेट के अंदर हम रिपोर्टिंग करेंगे. Para 3 clause 1C requires the auditor to comment whether the title deed of all the immovable properties disclosed in the financial statement are held in the name of the company. Title deed क्या है? इसके ऊपर order silent है. In general, title deed means a legal deed or document constituting evidence of right. टाइटल डीड में हम क्या क्या चीजों को कवर अप कर सकते हैं, ये स्टडी मटेरियल ने स्पेसिफिकली क्वेश्चन बना रखा है इसका एक एग्जाम्पल की फॉर्म में, तो मैंने टाइटल डीड के एग्जाम्पल दे दिए इसमें. फिर फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा जो कारो के अंदर ही बताया गया है कि इफ द टाइटल डीड आर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी देन डिटेल्स इज टू बी गिवन इन दिस फॉर्मेट. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. ABC लिमिटेड ने एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, ओनर है, खरीदी नहीं पुरानी ओनरशिप है, 30 साल पहले खरीदी थी. टाइटल डीड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पड़ी है फॉर ऑब्टेनिंग क्रेडिट फैसिलिटीज. व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड एंड व्हाट इज द रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020? अब फिजिकल वेरिफिकेशन, लैंड एंड बिल्डिंग का फिजिकल वेरिफिकेशन तो कर लोगे, बट क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? टाइटल डीड के ऊपर. टाइटल डीड को मैं चेक कैसे करूं? हाउ आई कैन चेक द टाइटल डीड? टाइटल डीड्स आर बीइंग हेल्ड बाय द बैंक, बैंक के पास है. टाइटल डीड किसके नाम पर है मुझे वो चेक करना है, तो इसके लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन ली जा सकती है बैंक से. तो वो पॉइंट्स भी इसमें और ऐड ऑन किए जा सकते हैं. पहले तो पैरा 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज C की बात आ गई. ऑर्डर साइलेंट है टाइटल डीड के मीनिंग पर. टाइटल डीड में हम किन चीजों को कवर अप कर सकते हैं वो बात आ गई, जनरल बातें चल रही हैं. ये एक पैरा नया और ऐड करना पड़ेगा, वेयर द टाइटल डीड्स आर बीइंग मॉर्टगेज्ड विद द बैंक और financial institutions for securing the borrowings and loans raised by the company
a confirmation about the same should be sought from the respective institutions. The auditor may also consider verifying this information from the online record if available of the relevant state. जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहां पर भी टाइटल डीड्स प्रॉपर्टीज की ओनरशिप के रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं, कई बार इन रिलेशन टू पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस, तो प्रॉपर्टी आईडी के बेसिस पर ये चेकिंग की जा सकती है ऑनलाइन। ये एक एडिशनल पैरा इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। देयर आफ्टर फिर वही रिपोर्टिंग फॉर्मेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूड 25.75 करोड़ ऑफ अर्थ रिमूविंग मशीन ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी which had been retired from active use and kept for disposal. ये asset residual value पर appeared है and last inspected 10 years back। 25 करोड़ की मशीनरी 10 साल से इंस्पेक्ट ही नहीं हुई। फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसीजर प्रॉपर नहीं नजर आ रहा। एज एन ऑडिटर आपके क्या रिपोर्टिंग कंसर्न होंगे? फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर प्राइमरीली बेस्ड है, लास्ट इंस्पेक्शन 10 इयर्स बैक हुई है। पैरा 3 क्लॉज 1, क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन कराई जा रही है बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल? क्या फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान कोई डिस्क्रिपेंसीज नोटिस हुई? यदि हां तो क्या प्रॉपरली डील किया गया है उन डिस्क्रिपेंसीज को? यहां तो वेरिफिकेशन ही नहीं कराई तो डिस्क्रिपेंसी का पता कैसे चलेगा? इन द प्रेजेंट केस ये असेट्स रेजिडुअल वैल्यू पर हैं, लास्ट इंस्पेक्टेड 10 इयर्स बैक। Inspection of machine was done 10 years back, though it is a retired machine, value 25.75 करोड़, जो एक significant amount है and hence require physical verification at regular interval. So there are discrepancy in the physical verification procedure. Procedure में discrepancies है। Conclusion, auditor is required to state the fact about discrepancies in the systems of physical verification of the machineries that are held for disposal. ये तो फिर पैरा 3 क्लॉज 2 स्टार्ट हो गया। तो हमने 4 क्वेश्चन थे इसके ऊपर, चारों क्वेश्चंस हमने इनके कवर अप कर लिए। ये क्वेश्चन पास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं, आरटीपीज में, एमटीपीज में, जिनको मैंने यहां पर कंपाइल किया है। स्टडी मटेरियल में इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं है। स्टडी मटेरियल में तो जो इसका क्वेश्चन है टाइटल डीड में क्या क्या इंक्लूड होता है ये है। स्टडी मटेरियल में तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज बीइंग इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म टाइटल डीड, बस। बट केस स्टडीज जो ये 4 यहां पर दी गई हैं वो स्टडी मटेरियल ने नहीं डाली हुई, बट एग्जाम में आ सकती हैं क्योंकि पास्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। तो मैंने उन सारे क्वेश्चंस को जो पास्ट एग्जाम्स में, आरटीपीज में, एमटीपीज के अंदर आए हुए हैं उनको कारो 2020 के बेस पर अपडेट किया हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट, पैरा 3 क्लॉज 2 इन्वेंट्रीज का, इसके अंदर भी एक चेंज किया गया है। देखते हैं। पहला जो क्लॉज था, मैं वहां तक पहले कराता हूं, जो पुराना क्लॉज था, whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable interval by the management, and whether in the opinion of the auditor the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate. पहला जो क्लॉज था वो यहां तक था, और उसके बाद वेदर एनी डिस्क्रिपेंसी इज बीइंग नोटिस, और डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई तो क्या उसको प्रॉपर्ली डील किया गया बुक्स ऑफ अकाउंट में या नहीं, इतनी बातें थी। बट अब इसको सब्सटेंशियली रिपोर्टिंग में डाला गया है और यह कहा गया क्या फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान किसी आइटम में 10% या 10% से ज्यादा की डिस्क्रिपेंसी मिली है क्या, रिपोर्ट करो। वेदर any discrepancy of 10% or more in the aggregate for each class of inventories were noticed, यदि हां तो क्या उसको प्रॉपरली डील किया गया है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
तो अब देखो, जो पहले रिपोर्टिंग थी वो बड़ी सिंपल थी, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की रिपोर्टिंग है कि वेदर द मैनेजमेंट हैज कंडक्टेड फिजिकल वेरिफिकेशन एट रीजनेबल इंटरवल, इफ यस वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी इज बीइंग नोटिस्ड, if yes whether the discrepancy is being properly deal within the books of account. but अब इसको थोड़ा चेंज किया गया। पहला पॉइंट से whether physical verification of inventory is being conducted by the management at reasonable interval, यहां तक बात हो गई। आगे, क्या आपकी ओपिनियन में, इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर, जो वेरिफिकेशन में कवरेज किया गया है इन्वेंट्री का और जो वेरिफिकेशन का प्रोसीजर है, क्या वो एप्रोप्रिएट है? अब कवरेज प्रोसीजर, यहां पर ऑडिटर की जजमेंट अप्लाई होगी। रीजनेबल इंटरवल क्या है? वो लॉ ऑर्डर फिर साइलेंट है। ऑर्डर साइलेंट है तो गाइडेंस नोट की मदद लो। गाइडेंस नोट कहता है जितनी जल्दी जल्दी हो अच्छा है, बट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, साल में एक बार तो कम से कम हो। और फिर डिस्क्रिपेंसी, क्या वेरिफिकेशन के दौरान कोई डिस्क्रिपेंसी मिली और वो डिस्क्रिपेंसी 10% या ज्यादा है फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री? यदि हां तो क्या उसको प्रॉपर्ली डील किया गया है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? मींस छोटी मोटी डिस्क्रिपेंसी की रिपोर्टिंग नहीं आएगी और जो अब डिस्क्रिपेंसी की रिपोर्टिंग आएगी वो 10% या उससे ज्यादा की आएगी। तो एक तो लिमिट 10% की यहां आई। अभी एक और लिमिट आप पैरा 3 क्लॉज 1 में पढ़कर आए, वो रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की थी कि यदि किसी एसेट्स जिसकी रिवैल्यूएशन हुई उसकी नेट कैरिंग वैल्यू में 10% या उससे ज्यादा की, नेट कैरिंग वैल्यू में 10% या उससे ज्यादा का कोई चेंज आया है तो। चलिए, ये हो गया अब हमारी इन्वेंट्री की बात। अब इसका ये एक क्लॉज नया ऐड हुआ। ये क्लॉज बेसिकली फिजिकल वेरिफिकेशन पर नहीं है। ये कहता है क्या ड्यूरिंग द ईयर जो ये एंटिटी है, कंपनी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो उसकी जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा है? यदि हां तो वर्किंग कैपिटल के पर्पस के लिए, वर्किंग कैपिटल दैट इज बेस्ड अपॉन करंट एसेट्स, तो उसके लिए आप क्वार्टरली बैंक जो होते हैं वो स्टॉक स्टेटमेंट मांगते हैं, इन्वेंट्री की स्टेटमेंट मांगते हैं। तो उसके रेफरेंस में आपको चेक करना है क्या ये स्टेटमेंट और जो बुक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है वो मैच करती है या नहीं करती। ये एक एडिशनल बर्डन और डाल दिया। वेदर ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर company has been sanctioned working capital limit in excess of 5 crore in aggregate from bank or financial institution on the basis of security of current assets. Whether the quarterly return or the statements that are filed by the company with such bank or financial institution, they are in agreement with the books of account of the company. If not, give the details. So, जहां पर भी किसी कंपनी ने वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा की अवेल की है फ्रॉम ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन जो क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल की जाती है बाय द कंपनी विद द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर जो असेट्स को लेकर वैल्यू दी जाती है, इन्वेंट्री को या फिर डेटर को, तो उसकी वैल्यू को आपको चेक करना है क्या वेदर दैट वैल्यू एग्री विद द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय द असेट्स, मेंटेन्ड बाय द कंपनी। ये नया पॉइंट है। यहां पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बड़ा अच्छा स्कोप है। लिमिट बेस्ड 5 करोड़ रुपए की लिमिट बताई गई है इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ और इन एग्रीगेट, नाउ अब फिर वही चीज, फिजिकल वेरिफिकेशन किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। रीजनेबल इंटरवल कितना होगा? ऑर्डर साइलेंट है। क्या रीजनेबल माना जाए तो यहां पर जजमेंट अप्लाई होगी और उसके लिए एनुअल वेरिफिकेशन कम से कम होनी जरूरी है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री is the responsibility of the management of the company, which should verify all material items at least once in a year
and more often in appropriate cases. What constitutes reasonable interval? It all depends upon the circumstances, depends upon nature of inventory, their location, feasibility of conducting a physical verification. Management normally determines the periodicity considering these factors, and normally wherever practicable, the all items of inventories should be verified by the management at least once in a year. At least once in a year. तो ये 2 पॉइंट हैं हमारे पैरा 3 क्लॉज 2 के अंदर। तो इनको भी मैं एक बार आपको समराइज करा देता हूं, फिर इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। इसका एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी आया है। पहला पॉइंट है इसका फिजिकल वेरिफिकेशन, वेदर द मैनेजमेंट हैज कंडक्टेड द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री एट रीजनेबल इंटरवल। यदि हां, वेदर द कवरेज एंड द पीरियोडिसिटी, कवरेज, फ्रीक्वेंसी, periodicity, procedures of physical verification, they are appropriate in the opinion of the auditor, and whether any discrepancy, अब material discrepancy की जगह वो discrepancy आ गया और लिमिट आ गई कि यदि किसी assets में 10% या उससे ज्यादा, किसी इन्वेंट्री में 10% और मोर की डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई, तो क्या उसको प्रॉपरली डील किया गया विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहां पर डिस्क्रिपेंसी में जो मटेरियलिटी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मटेरियल वर्ड था, बट यहां पर उसको लिमिट में बता दिया गया 10% या उससे ज्यादा। नंबर दो पर कि जो क्वार्टरली रिटर्न्स सबमिट की जा रही हैं, रिटर्न्स कह लीजिए या स्टेटमेंट्स कह लीजिए, दैट आर फाइल्ड विद बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। किस केस में? यदि कंपनी ने वर्किंग कैपिटल लिमिट अवेल की है इन एक्सेस ऑफ ₹5 करोड़, किससे? फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एग्रीगेट। इन दैट केस जो क्वार्टरली रिटर्न या स्टेटमेंट्स भेजी जाती हैं बैंक्स को, क्या वो इन कंप्लायंस है विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ये जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है, ये किसके सिक्योरिटी पर है? अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स। तो ये 2 पॉइंट हैं जो पैरा 3 क्लॉज 2 के अंदर एज सच कवर होते हैं। अब इसके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन करा दूं। स्टडी मटेरियल में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैंने नोट कर रखा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 स्टडी मटेरियल का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओनली 40% ऑफ द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड बाय द कंपनी। द बैलेंस 60% विल बी कंडक्टेड इन नेक्स्ट ईयर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस। सिर्फ 40% इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया है, 60% कह रहे हैं ना टाइम है ना रिसोर्स है, अगले साल करेंगे। हाउ वुड यू रिपोर्ट? मैं आपको इसका आंसर पहले स्टडी मटेरियल का ही दिखाता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 स्टडी मटेरियल का आंसर, ये हमारे नोट्स में भी कवर है क्वेश्चन, अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्लॉज 2 पैरा 3 requires the auditor to report whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable interval by the management। क्या ऑडिटर की ओपिनियन में कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट इज एप्रोप्रिएट? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट विच वुड शुड नॉर्मली वेरीफाई ऑल मटेरियल आइटम एट लीस्ट वंस इन अ ईयर। अब ये वही गाइडेंस नोट की बात आ गई। स्टडी मटेरियल ने क्लॉज वाइज कहीं पर गाइडेंस नोट को कवर नहीं कर रखा है। हां, जब क्वेश्चन देते हैं
उनके आंसर दे रही है तो डेफिनेटली उनमें गाइडेंस नोट को कवर कर रखा है। एंड मोर ऑफन इन एप्रोप्रिएट केसेस, ये लैंग्वेज पढ़ते जाइए, ये सारी गाइडेंस नोट की लैंग्वेज है जो मैंने आपको क्लॉज वाइज दे रखी है। द ऑडिटर in order to satisfy himself about verification and reasonable interval and on coverage and procedure should examine the adequacy of evidence and records of verification. In the given case, कारो की requirement fulfill नहीं हुई, an auditor should point out the specific area where he believed that procedures of inventory verification is not reasonable. आ जाइए अब, इसके अलावा इस क्लॉज पर स्टडी मटेरियल में कोई और क्वेश्चन नहीं है। एप्लीकेबिलिटी पर स्टडी मटेरियल में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, हमने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं और उन 10 में स्टडी मटेरियल वाले दोनों क्वेश्चन कवर थे। पैरा 3 क्लॉज नंबर 1, इसके अंदर स्टडी मटेरियल में कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको अभी 4 क्वेश्चन कराए हैं। पैरा 3 क्लॉज नंबर 2, इस पर स्टडी मटेरियल में सिर्फ ये एक क्वेश्चन था। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन के बाद अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन बैंक पर। एक क्वेश्चन जनरल है, व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर इन्वेंट्री इन कारो 2020। पैरा 3 की रिपोर्टिंग आ जाएगी, दोनों क्लॉज। और फिर आ गया ये क्वेश्चन जो स्टडी मटेरियल में भी है। स्टडी मटेरियल ने इसको 40-60 करा था कि 40% वेरिफिकेशन हुई है करंट ईयर में, 60% अगले साल करेंगे। मैंने इसको 50 पर लिया हुआ है। देखिए, पैरा 3 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू स्टेट इन हिज रिपोर्ट क्या फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल बाय द मैनेजमेंट and whether in the opinion of the auditor the coverage and procedure of such verification by the management is appropriate. Physical verification is the responsibility of the management, which should verify all material item at least once in a year and more often in appropriate cases. What constitute reasonable interval depends upon the circumstance, periodicity depends upon nature of inventories, their location and feasibility. Normally, wherever practicable, all items should be verified by the management of the company at least once in a year. The auditor, in order to satisfy himself about the verification at reasonable intervals, should examine adequacy of evidence and records of verification. In the given case, ऐसे हुआ है। Auditor should point out the fact regarding inadequacies in the physical verification procedures of inventories in his report. मैं ये चीजें आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि कई बार बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं और वो डाउट क्या आता है कि सर आपकी बुक के आंसर कुछ जगह पर इंस्टीट्यूट के आंसर से मैच नहीं करते। तो जहां पर आंसर्स एप्रोप्रिएट हैं वो आंसर हमेशा मैच करेंगे। वो पॉइंट बात अलग है कि इंस्टीट्यूट के आंसर पैराग्राफ फॉर्म में है, मैं उसको पॉइंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। कुछ जगह पर हो सकता है 1-2 पॉइंट मैंने ज्यादा दे दिए, कुछ जगह पर हो सकता है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में 1-2 पॉइंट ज्यादा आ गए, बट लगभग टू अ ग्रेटर एक्सटेंट आंसर सेम मिलेंगे। कुछ जगह पर डिफरेंस होंगे और वो डिफरेंस मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस करता ही हूं कि जहां पर मैं कन्विंस नहीं हूं उन आंसर्स के साथ, और उसका रीजन भी मैं आपको देता हूं और साथ में यह भी बताता हूं कि हां स्टडी मटेरियल का सजेस्टेड आंसर का के अंदर ये आंसर है, अब वो रेफर करना चाहे तो वो कर ले, बट मैं उन आंसर से कन्विंस नहीं हूं तो मेरे वो आंसर चेंज होते हैं। बट अभी आप देखोगे कि मैंने 4-5 क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के कराए, सारे आंसर्स मैं आपको अपने क्वेश्चन बैंक से करा रहा हूं, तो सारे आंसर्स लगभग वही हैं। लॉ को ना मैं चेंज कर सकता ना स्टडी मटेरियल चेंज कर सकता, तो आंसर तो सेम रहने ही है, बट थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पार्ट पे मैंने इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में वो पैराग्राफ फॉर्म के अंदर होते हैं, बस ये डिफरेंस है। पैराग्राफ में मुझे लगता है थोड़ा सा लर्निंग पार्ट में दिक्कत आती है और पॉइंट्स में मुझे लगता है कि हम फोकस कर पाते हैं, हर एक पॉइंट की अपनी एक वेटेज होती है, तो उस पॉइंट से हमें की पॉइंट वाइज याद करने से हमें की पॉइंट्स याद रह जाते हैं। चलो, ये हो गया हमारा पैरा 3 क्लॉज नंबर 2 इन रिलेशन टू इन्वेंटरीज का। नाउ अब ये 2 क्लॉज हमारे कवर हुए हैं।
एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का और दूसरा इन्वेंटरीज का। अब इसके बाद जो दो क्लॉज हैं, पैरा 3 क्लॉज 3, इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी लोन एंड एडवांसेस, ये एक पैरा, एंड पैरा 3 क्लॉज 4, कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 185 एंड 186। इसके लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है कंपनी लॉ के प्रोविजंस के। आपको एक काम करना है, अब सेक्शन 185 एंड 186 आप अपने कॉर्पोरेट लॉ के लेक्चर्स में से रिवाइज करिए, बुक में से रिवाइज करिए, स्टडी मटेरियल से रिवाइज करिए, कहीं से भी इसको रिवाइज करिए, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट वीडियो पर जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन 185 एंड 186 की डिस्कशन आपके साथ करनी है, क्योंकि मैं लॉ की डिटेल डिस्कशन में नहीं जा सकता, मुझे ऑडिट के मेन पॉइंट्स पर रहना है। तो जब मैं इन दोनों क्लॉजेस को कराऊंगा, पैरा 3 क्लॉज 3, पैरा 3 क्लॉज 4, तो मैं एक प्रिजम्पशन लेकर चलूंगा कि आपको 185 एंड 186 के बारे में नॉलेज है। तो ये दोनों सेक्शन कंपनी लॉ के जो आपके कॉर्पोरेट लॉ के पेपर में चैप्टर नंबर 2 मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर के अंदर है, वहां से आप एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूं, रीजन यही है कि आपको पहले 185 एंड 186 उनको स्टडी करना है, रिवाइज करना है, एंड देयर आफ्टर फिर आपको पैरा 3 क्लॉज 3 एंड पैरा 3 क्लॉज 4 उसको देखना है। ठीक है, तो इन दोनों क्लॉजेस को भी रिवाइज कर लेना, पैरा 3 क्लॉज 1 एंड पैरा 3 क्लॉज 2, और साथ में 185 एंड 186 की रिवीजन अच्छी तरह से। तो उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, राइट। तो इस सेशन को मैं यहीं पर ओवर कर रहा हूं, और नेक्स्ट सेशन में हम पैरा 3 के क्लॉज 3 एंड 4 की डिस्कशन करने वाले हैं। गुड बाय।